हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर आरंजन। फ्रेंड्स, आज इस क्वेश्चन आंसर्स के अमेजिंग सेशन में आपका स्वागत है। 50 टू 60 क्वेश्चंस का ये सीरीज होगा, जिसमें आज के सेशन में हम 20 क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, 1 से लेकर के 20 क्वेश्चंस हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज में पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी हर बार कोशिश होती है कि हम आपके लिए कुछ ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर के आएँ जो आपको हेल्प करे, आपके लिए फ्रूटफुल हो और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके, जिसमें आप इन चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से सीखने वाले हैं कि आप किसी भी इंटरव्यूज को बस ये 2 गोल्डन रूल को फॉलो करके क्रैक कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, हम आगे के सेशन में आपको सिखाने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन में मेरे साथ बने रहिए। पहले क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स आपने बहुत बार पढ़ा होगा, यूज किया होगा और काम भी आप उसी के ऊपर करते हैं, लेकिन क्या आप उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हैं? तो देखिए, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बनेगा। आप कह सकते हैं कि स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट enables यूजर टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड मैनिपुलेट द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। यानी कि एक्सेल स्प्रेडशीट्स एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूजर्स को एक कैपेबिलिटीज देता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशनल डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके, यानी कि क्रिएट कर सके, उसको एनालाइज करने के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स तैयार कर सके, उसको मैनिपुलेट कर सके, कैलकुलेट कर सके। तो ये सारा काम स्प्रेडशीट्स एज अ सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है। अब हम उसको कैसे यूज करते हैं तो उसे मैं आपको दिखाता हूं, और इसके लिए स्प्रेडशीट पे आपको लेकर के चलते हैं। इंफॉर्मेशन आपका कहीं भी हो सकता है, एमएस वर्ड पे हो सकता है, एक्सेल पे हो सकता है, या फिर नोटपैड या वर्ड पैड पे हो सकता है। हमने वर्ड पैड पे एक इंफॉर्मेशन आपके लिए तैयार किया है, जिसमें इंप्लॉय से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशनल कंटेक्स्ट यहाँ दिए गए हैं। अब मैं इसी कंटेक्स्ट को यूज करके डेटा ऑर्गेनाइज करना आपको बताता हूँ, और यहाँ हमने उस डेटा को कंट्रोल V की मदद से पेस्ट कर लिया है। देखिए, ये हॉरिजेंटल मोड में आपका डेटा आ गया है। अब आप इस डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी मोड में चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए आप इसे बस सिंपली सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, और जिस भी वर्कशीट पे आपको लेकर के जाना है उस वर्कशीट पे आइए। कंट्रोल और V करने से पहले कंट्रोल अल्ट और V प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि पेस्ट स्पेशल्स का ये विंडोज ओपन होगा। यहाँ एक प्रॉपर्टीज आपको मिलने वाली है, ट्रांसपोज। बस आपको इसे सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, जो डेटा आपका हॉरिजेंटल मोड में था वो आपका वर्टिकल मोड में आ गया, और ये फैसिलिटी आपको स्प्रेडशीट ही दे सकता है। पहले आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा, और उसके लिए इस पूरे डेटा के अंदर कहीं भी कर्सर लेकर के आप आइए और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल के साथ टी प्रेस कर दीजिए, जिससे टेबल का ये पॉपअप ओपन होगा, जिसमें आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये टेबल्स का पूरा रेंज यहाँ ले चुका है। बस आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, ये टेबुलर फॉर्मेट में आपका डेटा यहाँ चेंज होकर के आ गया। आप इस पे कर्सर लेकर के आएंगे तो देखिए, ऊपर के मेन्यू बार में यानी कि टैब सेक्शन में आप देखिए, टेबल डिजाइन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टीज ओपन होगा, और ये तभी होगा जब आप इसे टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और उसके कई अलग अलग फॉर्मेट्स आपको यहाँ नजर आएगा। जिस भी फॉर्मेट पे आप कर्सर लेकर के जाएंगे वो फॉर्मेट यहाँ इंप्लीमेंट होता हुआ आपको दिखाई देगा। क्लिक कर दीजिए तो देखिए, वो फॉर्मेट भी आपका यहाँ इंप्लीमेंट हो गया है। इस टेबल्स में कहीं भी कर्सर लेकर के आइए और कंट्रोल ए से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक शॉर्टकट की है, अल्ट के साथ आप F1 प्रेस कर दीजिए। जो फंक्शन की है टॉप बार में आपको कीबोर्ड पे मिलेगा, तो अल्ट के साथ हमने F1 प्रेस कर दिया। तो देखिए, ये चार्ट व्यू में कन्वर्ट होकर के आ गया। ये बाय डिफॉल्ट कॉलम चार्ट है। यहाँ से उसके अलग अलग स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। कलर आप बदलना चाहते हैं तो देखिए, कलर्स के सारे फॉर्मेट्स आपको दिख रहे हैं। कोई भी फॉर्मेट आप इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चार्ट टाइप चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देखिए, एक कॉलम चार्ट, लाइन, बार चार्ट, अलग अलग चार्ट्स व्यूज आपको दिख रहा है। तो कोई भी चार्ट व्यू यहाँ से सिलेक्ट करके और ओके पर क्लिक कर देंगे तो देखिए, ये चार्ट व्यू यानी कि एनालिटिकल्स व्यूज जो है वो आपको मिल चुका है। तो दूसरे टर्म में आपने समझ लिया कि डेटा कैसे आपने क्रिएट किया, और उसके बाद उसका एनालिटिकल्स व्यूज भी आपने बना लिया है कुछ ही सेकंडों में। अब आपको मैं दिखाता हूं कि आप इस पर कैलकुलेशन भी उतनी ही फास्ट कर सकते हैं, जो आम सॉफ्टवेयर पे नहीं किया जा सकता है। जैसे एक कॉलम कितना भी बड़ा हो, लाखों में क्यों ना हो, आप कुछ ही सेकंडों में इसका सम, इसका एवरेज, काउंट, मैक्सिमम वैल्यूज यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं आपको कि आप ये काम कैसे करेंगे। आप इस कॉलम में कहीं भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहां आप अल्ट के साथ इक्वल साइन बस प्रेस कर दीजिए। देखिए, इक्वल साइन प्रेस करने की देर थी, ये आपका डेटा कैलकुलेट होकर के यहां आ गया है।
जब आप इसके अंदर जाएंगे तो देखिए एवरेज आपको दिख रहा है, काउंट, मैक्स, मिन और सम, डेविएशन, बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको इसके अंदर दिख रहे हैं। कोई भी प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करके आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए हमने एवरेज इंप्लीमेंट कर लिया है। तो क्या इसके बेस पर सिंपल तरीके से एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनाया जा सकता? आप कह सकते हैं कि स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इनेबल्स यूजर टू क्रिएट, एनालाइज एंड मैनिपुलेट द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेल एड्रेस? सेल एड्रेस क्या होता है? पहले हम सेल को समझते हैं। सेल बेसिकली रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं। रो और कॉलम आपका सिलेक्ट होकर के आ गया है और अब हम इस रेक्टेंगल फील्ड को सिलेक्ट करके इसका भी कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर सेल समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका रो है और इसमें से कोई भी रो हो सकता है और इसमें से कोई भी कॉलम हो सकता है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और यही इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो सेल है। पूरा का पूरा स्प्रेडशीट इसी सेल का कलेक्शन है। आप देख रहे हैं, कहीं भी आप कर्सर लेकर के आइए तो ये रेक्टेंगुलर एरिया आपको दिख रहा है, बॉक्स आपको बना हुआ दिख रहा है, यही बॉक्स बेसिकली आपका सेल कहलाता है। तो डी और 4 यानी कि कॉलम और रो के मिलने से जो नेम क्रिएट होता है वही आपका सेल एड्रेस कहलाता है। तो कितने सिंपल तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो सेल है और उसका जो नेम क्रिएट होता है उस कॉलम और रो को लेकर के वो उसका एड्रेस कहलाता है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग एंड रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा गया है। इसके इंप्लीमेंटेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको समझे बगैर आप एक्सेल को नहीं समझ सकते, आप स्प्रेडशीट को नहीं समझ सकते। कोई वैल्यूज ले लिया और दूसरे सेल में एक और वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज को मुझे सम करना है तो उसके लिए हम तीसरा सेल लेते हैं या थर्ड सेल, इक्वल का साइन देते हैं और पहले सेल को यहाँ से सिलेक्ट करके प्लस का साइन देते हुए दूसरे सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया है, दोनों सेल को प्लस कर लिया है और एंटर प्रेस कर देंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं इस आंसर को यहाँ से सिलेक्ट करूँ और कॉपी कर लूँ जैसे आप देख रहे हैं और किसी दूसरे सेल पे लेकर के मैं जाऊं और यहाँ से कंट्रोल वी कर दूं तो जरा देखिए क्या हो रहा है, इसका आउटपुट आपको 0 मिल रहा है। ये 0 इसलिए मिल रहा है, जरा आप इसके एड्रेस को एक बार देखिए। जब आप 94 के इस सेल को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ फॉर्मूला बार में आप देखेंगे F4 प्लस F5 दिया हुआ है। F4 इस वैल्यूज का एड्रेस है, सेल एड्रेस, और F5 इस वैल्यूज का सेल एड्रेस है। लेकिन जब आप इस वैल्यूज को कॉपी करके किसी दूसरे सेल में लेकर के आ रहे हैं तो इसका सेल एड्रेस चेंज हो गया है। जैसे देखिए यहाँ J5 और J6 दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इस वैल्यूज को फ्रीज कर दूं यानी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट कर दूं तो ये वैल्यूज कहीं भी इस स्प्रेडशीट में प्रॉपर आउटपुट आपको दिखाएगा। जैसे मैं इस सेल को पहले लॉक कर देता हूं और लॉक करने का आसान सा तरीका है कि आप इस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करके F4 अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए तो देखिए ये रो और कॉलम दोनों के पहले आपको डॉलर साइन लगा करके दे देगा और यही है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का फॉर्मूला। तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और अब इसको आप कॉपी कीजिए और मैं इसी के बगल में यहां ला करके कंट्रोल वी करता हूं तो अब आपको ये वैल्यूज प्रॉपर तरीके से दिख रहा है जो आपको यहां दिख रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ यही है, रिलेटिव सेल रेफरेंस में आपका ये सेल एड्रेस चेंज हो जाता है, जबकि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आप अगर गौर से देखें तो यही F4 और F5 आपको यहां दिखा रहा है, जो वैल्यूज आपको यहां दिखा रहा है। यहां भी सिलेक्ट करेंगे तो वही एड्रेस आपको दिखा रहा है और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो वही एड्रेस आपको दिखा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीज पैन्स इन एमएस एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्रीज पैन एक ऐसी सुविधा है जो यूजर्स को विशिष्ट पंक्तियों यानी कि स्पेशल रो और कॉलम्स को लॉक करने की अनुमति देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि टेबल्स का हेडिंग यहां फ्रीज हो जाए, लॉक हो जाए, जिससे ये हेडिंग ऊपर की तरफ मूव ना हो, तो उसके लिए फ्रीज पैन का कंसेप्ट यूज किया जाता है। इसके लिए आपको व्यू टैब के अंदर आना होगा
और व्यू टैब में ये फ्रीज पैन की प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगी। अगर आप इसके आइकन को ध्यान से देखें तो देखिए इसमें कॉलम और रोज दोनों को डिफरेंट कलर से दिखाया गया है। इसका मतलब है कि आप फ्रीज पैन के अंदर कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं, यानी कि लॉक कर सकते हैं, और रो को भी लॉक कर सकते हैं। तो आप ये काम कैसे करेंगे, अगर आप इसके ड्रॉप डाउन पे यहाँ क्लिक करें तो देखिए आपको 3 प्रॉपर्टीज नजर आएगी। सबसे टॉप में है फ्रीज पैन, उसके बाद है फ्रीज टॉप रो, यानी कि पहले रो को अगर आपको लॉक करना है, फ्रीज करना है, तो ये प्रॉपर्टीज आपके लिए बेहतर है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए हमने क्लिक कर दिया है और ये प्रॉपर्टीज यहाँ इंप्लीमेंट हो गया है। तो अगर मैं अब नीचे की तरफ डाउन एरो करके अगर नीचे की तरफ आता भी हूं तो आप देखिए कि आपका ये हेडिंग ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि हाइड नहीं होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो डेटा है वो आपको विजिबल नजर आता जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं। किसी भी स्प्रेडशीट्स के सेल को कॉपी होने से कैसे रोक पाएंगे, ये सिक्योरिटी का पार्ट है और इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो एक एक करके हमने सारे स्टेप्स को यहाँ डिफाइन कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस टोटल्स की वैल्यूज को कॉपी करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं कंट्रोल सी करूंगा, देखिए ये सेल सिलेक्ट हो गया है और ये वैल्यूज कॉपी हो गई है। मैं कहीं भी इस शीट पे या किसी और शीट्स पे ले जा करके इस वैल्यूज को यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए वैल्यूज यहाँ आ चुका है। लेकिन अगर मैं रेस्ट्रिक्शंस लगा दूं कि ये डेटा मेरा कॉपी ना हो, तो आप ये काम कैसे करेंगे, कैसे ये रेस्ट्रिक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे। पहला स्टेप था कि आप उस वर्कशीट्स के टैब को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट सीट का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये विंडोज आपके लिए ओपन हो जाएगा और यहाँ से कोई भी पासवर्ड दे करके इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं अभी इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दूं और यहाँ से ओके पर क्लिक करूं तो एक दोबारा ये दूसरी बार हमसे पूछेगा। इसमें भी हमने 1 2 3 दे दिया और इसे हम ओके कर देते हैं। तो देखिए इसे हमने प्रोटेक्ट तो कर दिया। अगर आप यहाँ कुछ भी लिखना चाहें आप यहाँ लिख नहीं सकते, लेकिन अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो अभी भी आप एक काम कर सकते हैं। इसमें से किसी दूसरे वैल्यूज को लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस नेम के पूरे रेंज को लेकर के कहीं जाना है, तो हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर सकते हैं और किसी भी शीट पे आकर के यहाँ हम कंट्रोल वी की मदद से उसे इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। कॉपी आप अभी भी कर पा रहे हैं, तो इस कॉपी को कैसे रोकेंगे कि आपका डेटा कोई कॉपी करके भी ना ले जाए। तो उसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है और उसके लिए हमने सारे स्टेप्स को यहाँ डिफाइन कर दिया है। अपग्रेड सीट पे आपको आना है। पहले आप इसको अनलॉक कर लीजिए और उसके बाद फिर से आप इसको लॉक करने के लिए यहाँ से माउस का राइट बटन प्रेस कर दीजिए। प्रोटेक्ट सीट का ये ऑप्शन आपको मिलेगा और इसमें प्रोटेक्ट करने से पहले ये 2 चेक बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं इसको अनचेक कर दीजिए। हमने दोनों को अनचेक कर दिया है और अब जाकर के इसको कोई भी पासवर्ड दे करके, जैसे 1 2 3 हम अभी दे रहे हैं, और फिर से इसको दोबारा इसको री एंटर करके ओके पर क्लिक कर देंगे तो अब प्रोटेक्ट हो चुका है। और इस बार आपने दोनों काम कर लिया है, यानी कि ना आप इस पे राइट कर सकते हैं और ना ही आप इस वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं। देखिए आप कहीं भी माउस लेकर के क्लिक कीजिए, कहीं भी कोई भी सेल अब आपका सिलेक्ट नहीं होगा और इस तरह से सेल वैल्यूज को कॉपी होने से आप रोक सकते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस के लिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला को फंक्शन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि फॉर्मूला एक तरह का एक्सप्रेशन है जो एक्चुअल वर्कशीट्स पे वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है और बाकी सारे डेफिनेशन उसी से रिलेटेड है। तो मैं इसे समझाने के लिए आपको स्प्रेडशीट्स पे लेकर के चलता हूं। फॉर्मूला और फंक्शन दोनों लॉजिक्स ही हैं। समझना बस इतना है कि फंक्शन प्री डिफाइंड लॉजिक है जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है और फॉर्मूला यूजर क्रिएट करता है। कैसे करता है जरा देखिए इसको। यहां से कोई वैल्यूज हम ले लेते हैं, 2 या 2 से अधिक कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं और इसके ऊपर आप कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो आपको फाइंड करना है। जैसे मुझे इन दोनों का सम फाइंड करना है जो एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है और इसके अंदर हमें वो गाइड करता है कि कौन से पैरामीटर्स हमें पास करना है, नंबर 1 नंबर 2। तो चलिए हम यहाँ से एक रेंज भी ले सकते हैं और नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यूज भी ले सकते हैं। हमने ले लिया है और एंटर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए सम फंक्शंस की मदद से हम इन दोनों वैल्यूज का सम निकाल करके दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ये फंक्शन हमारे पास नहीं होता तो क्या हम अपना कोई फॉर्मूला इस पे इंप्लीमेंट कर सकते थे?
अपना कोई एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर सकते थे, तो डेफिनेटली कर सकते हैं और उसके लिए इक्वल का साइन लेंगे। मुझे नहीं चाहिए सम फंक्शन, हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, प्लस लिया और फिर दूसरे सेल को यहाँ से सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में भी आपको वही आउटपुट मिला। तो बस आपको यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि फंक्शन भी प्री डिफाइंड फॉर्मूला ही है, लेकिन वो एक्सेल क्रिएट करके आपको देता है और फॉर्मूला यूजर डिफाइंड क्रिएशन है जो यूजर अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के बेस पर क्रिएट करता है। तो आई होप आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस हाउ एक्सेल इवैल्यूएट्स फॉर्मूला इन अ टर्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि किस ऑर्डर में फॉर्मूला को एक्सेल इंप्लीमेंट करता है, यही चीज़ें आपको बतानी है और इसके लिए भी हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको दिया है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किए जाते हैं, उसके बाद डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशंस और एडिशन और सब्ट्रैक्शंस लिए जाते हैं। तो एक एक करके हमने सारे स्टेप्स को यहाँ क्लियर किया है। इम्प्लीमेंटेशंस के लिए हम आपको लेकर के चलते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट्स के ऊपर। A1 सेल की वैल्यूज के साथ हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से ब्रैकेट का साइन लेते हैं और इसके अंदर हम A1 सेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से और अब हमें इसको डिवाइड करना है 3 से और फिर इस डिवीजन में हमें 2 को प्लस करना है और 1 को माइनस कर देना है। तो देखिए इसमें हमने ब्रैकेट्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस सारी चीज़ों को यूज किया है। अब ये कैसे काम करेगा आप इस कंसेप्ट को समझिए कि बॉडमास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपका ब्रैकेट सोल्व होगा, यानी कि A1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। A1 की वैल्यूज कितनी है 20, तो 5 से मल्टीप्लाई होकर के 100 हो जाएगा और वो 3 से डिवाइड होने वाला है। फिर 3 से डिवाइड होने के बाद जो आउटपुट आएगा उसमें 2 प्लस होगा और फिर टोटल आउटपुट से 1 माइनस हो जाएगा। तो अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहें तो एंटर को जैसे हिट करेंगे तो देखिए ये आपका आउटपुट आ दिया है। तो इसी रूल पर एक्सेल काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट फंक्शन जो है ये नंबर्स वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है और यहाँ डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। ये काउंट ए का मतलब काउंट ऑल से है। ऑल का मतलब जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज भी आते हैं, टेक्स्ट वैल्यूज भी आते हैं, अल्फाबेट्स वैल्यूज भी आते हैं। तो हर तरह के वैल्यूज को अगर आपको काउंट करना है तो डेफिनेटली आप वहाँ काउंट ए फंक्शन को यूज करेंगे। और काउंट ब्लैंक जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि काउंट ब्लैंक फंक्शन ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। इस सेल में कहीं भी हम कोई नंबर्स ले लेते हैं पहले और इस नंबर को काउंट फंक्शंस की मदद से आपको यूज करके दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है और आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए काउंट फंक्शंस को हमने ले लिया है और इंप्लीमेंट कर लिया है। अब इस रेंज को हम इसके अंदर एज अ पैरामीटर पास कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज करके और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये 4 वैल्यूज हमने लिए हैं अलग अलग सेल के अंदर। अगर मैं जैसे कोई और वैल्यूज ऐड करता हूं तो ऑटोमेटिकली वैसे ही काउंट यहां से इंक्रीज हो जाएगा। और भी अगर मैं कुछ काउंट्स के वैल्यूज यहाँ इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये वैल्यूज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई टेक्स्ट वैल्यूज इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मुझे पास दिखाना है, पी हमने ले लिया, यहाँ से फेल को भी दिखाना है तो एफ ले लिया। तो इस तरह से पी एफ कुछ वैल्यूज हम यहाँ से डाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसका इस पर कोई असर हो रहा है या नहीं। तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसके काउंट में कोई चेंजेस नहीं देख रहे हैं। अगर मुझे इस कैरेक्टर वैल्यूज को, न्यूमेरिक वैल्यूज को, दोनों को काउंट करना है तो उसके लिए अगला फंक्शन है आपका काउंट ए फंक्शन। अब इसको इंप्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं कि काउंट ए फंक्शन जो है ये हर तरह की वैल्यूज को काउंट कर सकता है। आपको रेंज पास करना है और देखिए यहाँ से आपको मिल चुका है 11 टोटल वैल्यूज हैं जो इसमें दिए गए हैं, जिसमें कुछ न्यूमेरिक हैं और कुछ कैरेक्टर वैल्यूज हैं। अब अगर आपको कैरेक्टर वैल्यूज फाइंड करना है कि टोटल कैरेक्टर वैल्यूज कितने हैं तो डेफिनेटली आप एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स इसी को फॉर्मूला कहते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है। तो इसके लिए कोई फंक्शन नहीं बना हुआ है, तो आप यहाँ फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, जो आपका खुद का लॉजिक होगा कि टोटल काउंट से अगर माइनस कर दें इस काउंट वैल्यूज को तो डेफिनेटली आपको कैरेक्टर वैल्यूज मिल जाएगा जो 5 है, और इस 6 और 5 को प्लस करेंगे तो टोटल वैल्यूज 11 है।
यानी कि यहाँ तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अगर मुझे ब्लैंक्स काउंट करने कि इस रेंज के अंदर कितने ब्लैंक सेल हैं, तो उसके लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन यूज किया जाता है और ये बहुत यूजफुल फंक्शन होता है। जब आप बहुत बड़े डेटा रेंज से डेटा को क्लीन कर रहे होते हैं तो वहाँ काउंट ब्लैंक फंक्शन का बड़ा ही यूज होता है। और यहाँ से ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया है रेंज को पास करके, और एंटर प्रेस करते ही हमें पता चल गया है कि 49 सेल्स इसमें ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं। अगर इसमें किसी भी सेल में कोई वैल्यूज अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ब्लैंक जो है अपने आप कम होता जाएगा जैसे जैसे सेल में हम वैल्यूज देते जाएंगे। तो ये तीनों फंक्शन आपका यहाँ से क्लियर हो गया है। काउंट फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करने के लिए होता है। काउंट ए यानी कि काउंट ऑल फंक्शन जो है ये आपका न्यूमेरिक और कैरेक्टर्स हर तरह की वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। काउंट ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस पे लेकर के चलते हैं। मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस तो हर हाल में पूछा जाता है। आप यहाँ सिंटेक्स भी देख रहे हैं, एग्जांपल्स भी देख रहे हैं। यहाँ कॉन्कैटिनेट फंक्शंस की मदद से भी आप कर सकते हैं और दूसरा %% की मदद से भी कर सकते हैं कि यहाँ हम लिखते हैं रोहित पहले टेक्स्ट में और दूसरे टेक्स्ट में कुमार लिखते हैं। अब इन दोनों टेक्स्ट को हमें कंबाइन करना है, यानी कि तीसरे सेल में इसे कंबाइन करना है। पहला जो सिंपल सा है और इक्वल का साइन दीजिए और उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके साथ स्पेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो देखिए %, का आपको साइन लेना है, बीच में 2 बार कोटेशन मार्क लेना है, उसमें स्पेस ऐड कर लेना है, फिर %, आपको लेना है और ये दूसरे सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखिए कि ये वैल्यूज आपका कंबाइन होकर के आ चुका है। 2 अलग अलग सेल की वैल्यूज एक सेल में अब आपको यहाँ दिखा रहा है। और दूसरा तरीका है कि आप कॉन्कैटिनेट फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके इन दोनों अलग अलग टेक्स्ट को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेक्स्ट वैल्यूज पास करनी है, तो यहाँ से पहला सेल हमने सेलेक्ट किया, कॉमा से इसे सेपरेट करते हुए दूसरा सेल, और इस तरह से जितने सेल को आप कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, आप उस वैल्यूज को यहाँ पास कर दीजिए और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये आपका आउटपुट आ चुका है। तो इस तरह से 2 सेल रेफरेंस को कंबाइन करने के लिए आप 2 कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। आइदर आप %, को यूज कर सकते हैं या फिर कॉन्कैटिनेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट्स को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं और अब हम आपको अगले क्वेश्चंस पे लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ऐड कमेंट्स टू योर शेल। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप कमेंट सेक्शन को कैसे ऐड करेंगे अपने शेल के ऊपर, और इसके लिए मैं आपको एक्सेल स्प्रेडशीट्स पे लेकर के चलता हूँ। यहाँ एक डेटा टेबल आपको नजर आ रहा है कि यहाँ अमित के ऊपर हमें कमेंट्स इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि 2 अमित इस टेबल में हमें दिख रहे हैं। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और एक परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और इसके लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे या कंट्रोल अल्ट के साथ M भी आप प्रेस कर सकते हैं। इंसर्ट कमेंट्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक कर दीजिए तो देखिए कमेंट्स आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ हम कह रहे हैं कि ही इज बिलोंग फ्रॉम पंजाब। तो हमने ये कमेंट्स ऐड कर दिया इस अमित के ऊपर। दूसरे अमित को यहाँ सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और इनके ऊपर भी हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें इंसर्ट कमेंट पे आना होगा और यहाँ से हम लिख देते हैं कि ही इज फ्रॉम दिल्ली। तो देखिए 2 कमेंट्स हमने यहाँ ऐड कर दिया है और जैसे ही हम यहाँ कर्सर लेकर के आएंगे ये कमेंट्स यहाँ शो हो जाएगा। इस तरह से दोनों अमित को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और कंफ्यूज होने से यूजर्स को बचा सकेंगे। इस कमेंट्स को एडिट करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ या कोई भी चेंजेज करना चाहूँ तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करके इस प्रॉपर्टीज सेक्शन में आना होगा और एक बार जब कमेंट्स आप ऐड कर चुकेंगे तो वहां आपको एडिट कमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा या डिलीट कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। कमेंट्स को रिमूव करना चाहें तो डिलीट पर क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से कमेंट्स प्रॉपर्टीज जो है वो टेबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो किसी भी सेक्शंस को पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। स्टेप्स टू स्प्लिट अ कॉलम इनटू 2 और मोर कॉलम्स। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप किसी कॉलम्स के टेक्स्ट को 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम में उसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ नेम लिए हैं, इसके बेस पर हमें फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम के इस कॉलम में इस नेम को स्प्लिट करके लेकर के जाना है। इसके लिए आप इस कॉलम सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और डेटा टाइप के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम की ये प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगा, इस पर बस क्लिक कर दीजिए।
देखिए पॉपअप विंडोज के अंदर डेलिमिटेड प्रॉपर्टीज पहले से सिलेक्टेड है और ये प्रॉपर्टीज अनलिमिटेड लेंथ के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है जहां लेंथ फिक्स नहीं हो। तो इसे सेलेक्ट रहने देते हैं डेलिमिटेड को और नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। किसके बेस पर सेपरेट करना है ये चीज़ें मैंडेटरी है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ हमने कॉमा लिया है और एक जगह हमने स्पेस लिया है, तो कॉमा और स्पेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और आप देखेंगे तो देखिए यहाँ मिडिल नेम के तौर पे के आ गया है और कुमार और सिंह जो है वो लास्ट नेम के तौर पे यहाँ आ गया है, जो बिल्कुल सही है। तो अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ फर्स्ट नेम के इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। प्रॉपर तरीके से इस कॉलम के टेक्स्ट को हमने स्प्लिट कर दिया है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में, और एक काम हमने किया है टेक्स्ट टू कॉलम प्रॉपर्टीज की मदद से। तो अगर आपसे कोई कहता है कि एक्सेल में आप किसी भी कॉलम्स के टेक्स्ट को कैसे स्प्लिट करेंगे और किस प्रॉपर्टीज की मदद से आप करेंगे, तो आप इन चीज़ों का रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप इस तरह से रेफरेंस दे सकते हैं कि डेटा टाइप के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम प्रॉपर्टीज के अंदर दो तरह के प्रॉपर्टीज हमें मिलते हैं, एक है डेलिमिटेड और दूसरा है फिक्स्ड विड्थ। डेलिमिटेड का मतलब है कि आप अनफिक्स्ड लेंथ, डेलिमिटेड का मतलब है कि जो लेंथ अनलिमिटेड हो, फिक्स्ड ना हो, उसके ऊपर हम ये प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन फिक्स्ड विड्थ की जो प्रॉपर्टीज है वो हमेशा फिक्स्ड डेटा के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरह से दो प्रॉपर्टीज को यूज करके आप ये काम कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम प्रॉपर्टीज की मदद से, जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। और इस तरह से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ लेकर के चलते हैं। चाहे वो बेसिक लेवल का हो या एडवांस लेवल का, वी लुकअप एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ही जाता है। तो इसका एक प्रॉपर और सूटेबल एग्जाम्पल भी आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशन भी आपके पास होना चाहिए। वी लुकअप के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं जहां आप वी लुकअप के कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि किस तरह से लुकअप वैल्यूज के बेस पर कोई भी रिलेटेड कॉलम से इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। मुझे नेम के बेस पर अगर ग्रॉस सैलरी को फाइंड करना है तो ग्रॉस सैलरी का जो कॉलम होगा ये उसका रिलेटेड कॉलम कहलाएगा और जिसके बेस पर हमें फाइंड करना है ये हमारा लुकअप वैल्यूज कहलाएगा। तो इसके ऊपर हम वी लुकअप फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे और कितनी आसानी से हम इस वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। पहला पैरामीटर लुकअप वैल्यूज का है, तो हमने यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें हमें टेबल एरे पास करना है, तो उसके लिए हम पूरे इस टेबल्स के रेंज को ले लेते हैं। यहाँ से हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया है और इसे सेपरेट करेंगे। कॉलम इंडेक्स हमें देना होता है, तो यहाँ से अगर मैं कॉलम इंडेक्स को काउंट करूँ तो ग्रॉस सैलरी 6 पोजीशन पे आ रहा है, तो 6 हमने ले लिया एज अ कॉलम इंडेक्स। और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ 0 देते हुए ब्रैकेट को क्लोज करके अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए जो ग्रॉस सैलरी है दीपक का यहाँ आपको दिख रहा होगा टेबल में, और यहाँ ग्रॉस सैलरी भी आपको दिख रहा है जो एग्जैक्ट मैच के साथ आपको दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई नेम चेंज कर दूँ, जैसे सुनील ले लेता हूँ और यहाँ से सुनील लेकर के जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए सुनील इस टेबल्स में यहाँ अवेलेबल हैं और इनकी ग्रॉस सैलरी 20,160 रुपये है जो आपको यहाँ दिखा रहा है। तो बड़े ही आसानी से वी लुकअप फंक्शंस को यूज करके लुकअप वैल्यूज के बेस पर किसी भी रिलेटेड या कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से उस वैल्यूज को सर्च किया जा सकता है और फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फंक्शन। इसके बगैर कोई भी इंटरव्यूज एक्सेल से रिलेटेड कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे वी लुकअप इंपॉर्टेंट था उसी तरह से इफ क्वेश्चंस के बारे में भी सवाल आते ही हैं। ये बेसिकली कंडीशंस को इंप्लीमेंट करता है और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मोस्टली 60 to 70% ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें इफ फंक्शंस को यूज किया जाता है, चाहे वो डेली लाइफ के ही क्वेश्चंस क्यों ना हो। यहाँ हमें फाइंड करना है कि कौन इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है और वोट दे सकता है। तो उसके लिए इफ कंडीशन यहाँ सबसे बेहतर ऑप्शन है और इफ कंडीशंस को यहाँ इंप्लीमेंट करने के लिए लॉजिकल टेस्ट हम पहले इंप्लीमेंट करते हैं। दो कंडीशन है और दोनों कंडीशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एंड फंक्शन को भी हमें यूज करना होगा। पहले सेल को यहाँ सिलेक्ट करते हैं। पहला कंडीशन है कि एज ग्रेटर और इक्वल देन 18 होना चाहिए, कॉमा से इसे सेपरेट कर लेते हैं और फिर दूसरे कंडीशंस को इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ नेशन के तौर पे इंडिया होना चाहिए, तो यहाँ से हमने इंडिया ले लिया, डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट को क्लोज किया और कॉमा से इसे सेपरेट किया। अगर ये दोनों कंडीशन मैच करता होगा तो यहाँ स्टेटस के अंदर यस आ जाएगा, अदरवाइज सॉरी या नो लिख करके आ जाएगा। तो चलिए हम नो लेते हैं यहाँ से और डबल कोट्स को क्लोज करते हुए ब्रैकेट को भी बंद कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ वोटिंग स्टेटस इसका नो आया है,
क्यों? क्योंकि एज जो है वो 12 है। इंडिया से मोहन बिलोंग तो करते हैं लेकिन एज उनका कम है, इसलिए वोट नहीं दे सकते। अगर मैं इस एज को बढ़ा दूं यानी कि मान लो 23 कर दूं तो देखिएगा अपने आप ये स्टेटस यहाँ चेंज हो जाएगा और यस आ जाएगा। और इस तरह से मैं इस सेल को सिलेक्ट करके अगर 2 बार क्लिक कर दूं तो सारे स्टेटस आपको यहाँ दिख जाएंगे और इसमें जितने यस हैं उतने लोग वोट दे सकते हैं। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे लेकर के जाता हूँ और इसके अंदर कंटेंट्स प्रॉपर्टीज के अंदर आकर के मैं इस एस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हाईलाइट करने के लिए ग्रीन कलर में लेकर के और ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ 3 ऐसे टेक्स्ट आपको दिखा रहा है। यस, जो लोग इंडिया से भी बिलोंग करते हैं और उनका एज भी यहाँ 18 या उससे बड़ा है। तो इस तरह से इफ कंडीशंस के बगैर मोस्टली क्वेश्चंस पूरे नहीं होते। तो फ्रेंड्स आपको इफ के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे और इसके लिए हमने कई सारे वीडियोस भी बना रखे हैं, तो आप उसके डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस क्वेश्चंस के प्रिपरेशंस के लिए अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो दैट्स एनफ फॉर यू। तो चलिए हम अगले क्वेश्चंस की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। अब सम इफ को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि सम इफ बेसिकली इफ फंक्शन जो अभी आपने देखा उसी में सम लगा हुआ है, यानी कि कंडीशन के बेस पर सम करना है। एक्चुअल में सम इफ फंक्शंस का उपयोग एक स्पेसिफाइड पोजीशन या स्टैंडर्ड के आधार पर एक रेंज में वैल्यूज को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से आप केवल उन वैल्यूज को जोड़ सकते हैं जो दी गई स्थिति को पूरा करते हैं, यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और इसीलिए इसके साथ इफ लगा हुआ है। अब वो कंडीशन क्या हो सकता है इसे समझने के लिए हम फिर से एक्सेल सीट के ऊपर चलते हैं। वो लोग वोट दे सकते हैं, तो वोट दे सकते हैं वो एक कंडीशन हो गया, यानी कि यस होगा तभी उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बेस पर अगर मुझे सम फाइंड करना है तो यहां से देखिए सम इफ फंक्शन को यहां से कॉल कर लेंगे। पहले हमें रेंज पास करना है, तो इसके लिए हम वोटिंग स्टेटस की इस रेंज पर ही सम फाइंड करने वाले हैं कि जिसका स्टेटस यस होगा उसी को हम कैलकुलेट करने वाले हैं आगे। और क्राइटेरिया हमारा यस है तो यस हम यहाँ से ले लेते हैं, इस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं या डबल कोट्स के अंदर भी हम यहाँ यस लिख सकते हैं। ऐसे अगर आप मैनुअल लिखना चाहें तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं और कॉमा से इसे सेपरेट कीजिए। सम रेंज में हम एज को सम करना चाहते हैं तो यहाँ से एज वाले कॉलम के रेंज को प्रोवाइड कर देंगे, ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए जितने लोग वोट दे सकते हैं उनके टोटल एज का सम आपको यहाँ दिखा रहा है। तो सम इफ फंक्शंस बेसिकली किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर सम को फाइंड करना होता है और ये चीजें डेफिनेशन में भी आप समझ चुके हैं। तो आई होप सम इफ से रिलेटेड कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आसान सा सवाल आपको दिया गया है कि अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन कई बार आपने यूज किया होगा, इसके प्रॉपर डेफिनेशंस भी हमने आपको यहाँ दे दिए हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप कैसे और कब यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप सर्वे का काम कर रहे हैं और वहाँ मुझे टाइटल ऐड करना है जिसमें मिस्टर मिसेज बार बार आ रहा है, तो वहाँ भी हम लिस्ट बना सकते हैं। अगर मुझे स्टूडेंट्स के ही नाम लिखने हैं तो वहाँ भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट आपको कितना हेल्प कर सकता है इसे समझने के लिए इसी टेबल्स का हम यूज कर लेते हैं और यहाँ जो नेम दिया गया है इसका मैं एक लिस्ट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए इस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप के अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर आपको आना है और डेटा वैलिडेशन से ही आपको लिस्ट की ये प्रॉपर्टीज नजर आएगी जो सेटिंग टैब के अंदर होगा। यहाँ से आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, सोर्स के अंदर कर्सर लेकर के आना है और जिसकी भी लिस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं आप बस उसके रेंज को यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए हमने नेम का ही रेंज पूरा ले लिया है और यहाँ रेंज आपको दिख रहा है। ओके पर क्लिक करके ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुका है। कोई भी नेम यहाँ सिलेक्ट करके लिया जा सकता है। और उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे यहाँ टाइटल ऐड करना है। अब टाइटल के लिए बार बार मिस्टर मिस या मिसेज हमें लिखना होगा, तो इसके लिए भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। सेल को सिलेक्ट करेंगे, वहीं डेटा वैलिडेशंस के अंदर आकर के लिस्ट प्रॉपर्टीज को हमें सिलेक्ट करना होगा और इसके अंदर आकर के हम इस लिस्ट को जनरेट कर लेंगे। कर्सर लेकर के आएंगे, देखिए ये लिस्ट हमने बना लिया है। ओके पर क्लिक कर देंगे तो अब हमारे साथ ये फैसिलिटी ऐड होकर के आ गया कि मिस्टर अमित लिखने के लिए हमें लिखना नहीं पड़ रहा है। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम इसे सिलेक्ट करके सिंपली यूज कर सकते हैं। तो मिस्टर अमित हो गए हैं और ये हमने लिस्ट के हेल्प से क्रिएट किया है। तो आप कोई भी छोटा या बड़ा डेटाबेस अगर तैयार कर रहे हैं
तो ड्रॉप डाउन लिस्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। तो आप इस कंसेप्ट को क्लियर करें और इसी के बेस पर आप अपने आंसर को भी प्रिपेयर करें। तो आई होप आपका इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ लेकर के चलते हैं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई द रिपीटेड वैल्यूज इन अ कॉलम। अगर आपको कोई कॉलम दिया गया है और कुछ वैल्यूज बार बार रिपीट होकर के आए हैं, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके लिए भी हमने पूरे स्टेप्स को यहाँ क्लियर किया है। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के अंदर जाकर के डुप्लीकेट वैल्यूज को आप सर्च कर सकते हैं, और उसको कैसे कर सकते हैं तो देखिए एक एक करके यहाँ एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया हुआ है। यहाँ एम्प्लॉय के कुछ नेम आपको दिए गए हैं और इसमें से आपको पता करना है कि कितने नेम हैं जो डुप्लीकेट हैं, यानी कि एक ही नेम को बार बार यूज किया गया है, और उस वैल्यूज को आपको हाईलाइट करना है। तो आप क्या करेंगे कि सिंपली इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे अपने पूरे रेंज को, और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे यहाँ आएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहला प्रॉपर्टीज है हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर आप आइए और देखिए यहीं आपको डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से अगर डुप्लीकेट वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए अमित बार बार यहाँ रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ भी आपको डुप्लीकेट लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आप इसकी वैल्यूज को यूनिक देखना चाहते हैं कि यूनिक कितने वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ से यूनिक को सिलेक्ट करके ये जितने सारे सिलेक्टेड वैल्यूज आप देख रहे हैं ये सारे यूनिक हैं और ये डुप्लीकेट नहीं हुए हैं। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कॉलम या रेंज से अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करनी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आकर के डुप्लीकेट वैल्यूज की इस प्रॉपर्टीज को यूज किया जा सकता है और इसे इंप्लीमेंट करके काम किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन अब आपका इस सेशन में है, व्हाट आर द वाइल्ड कार्ड इन एक्सेल स्प्रेडशीट्स। ये बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है कि वाइल्ड कार्ड यानी कि एस्ट्रिक जो आप यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, टिल्ड साइन आप यूज करते हैं, तो उसको यूज करके कैसे आप सर्चिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ये हम उसको इंप्लीमेंट करके आपको एक बार दिखाते हैं कि ये कैसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स काम करता है। फ्रेंड्स, यहाँ वाइल्ड कार्ड कैसे काम करता है आप इस कंसेप्ट को समझिए। जैसे अमित है और अमित इस टेक्स्ट में कई जगह यूज किए हैं। यहाँ अमित नेगी है और कई जगह अमित खुराना है और यहाँ अमित कुमार है। मुझे अमित को सर्च करना है जिसका फर्स्ट नेम अमित है, लास्ट नेम कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज किया जाता है। इसे हम काउंट करके एक बार आपको दिखाते हैं कि कितने अमित हैं जिसका फर्स्ट नेम अमित हो और लास्ट नेम कुछ भी हो, तो उसे आप कैसे देखेंगे। तो काउंट फंक्शन को हम यहां इंप्लीमेंट कर लेते हैं। रेंज देने के लिए इस पूरे नेम के कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। रेंज हमें मिल चुका है और अब हम क्राइटेरिया देते हैं। तो क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को लिखेंगे जो फर्स्ट नेम में हम देखना चाहते हैं। अमित हमने ले लिया है डबल कोट्स के अंदर और M% के साथ इसे कॉन्केटिनेट करेंगे। देखिए इसमें हम एस्ट्रिक लगाते हैं, यानी कि एस्ट्रिक का मतलब है कि लास्ट वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट वैल्यूज अमित होगा। और अब ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर प्रेस करेंगे तो 3 हमें यहाँ मिल चुका है कि 3 ऐसे अमित हैं इस सेशन में जिसका फर्स्ट नेम अमित है, लास्ट नेम हमने देखा नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये फाइंड करना है कि जिसका लास्ट नेम कुमार है वही अमित हमें फाइंड करके दिखाओ, तो उसके लिए हम यहाँ फॉर्मूले को बदल देंगे और इस अमित के पहले हम स्टार लेकर के आ जाएंगे। और यहां से देखिए हम इस अमित के जगह पे पहले स्टार लेते हैं और M% के साथ लास्ट में कुमार चाहिए। हम कुमार को सर्च कर रहे हैं कि कोई भी नेम हो जिसके लास्ट में कुमार लिखा हो तो उसे हमें यहाँ प्रोवाइड कर दो। तो जैसे अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 5 ऐसे कुमार हैं जो इस नेम के लिस्ट में अवेलेबल हैं। आपको काउंट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ 1 2 3 4 और 5 आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप फर्स्ट और लास्ट नेम के जगह पे आप एस्ट्रिक सिंबल्स को यूज करके फाइंड कर सकते हैं और उसी तरह से क्वेश्चन मार्क को भी यूज किया जा सकता है। तो ये सारे वाइल्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं और इसके बेस पर सर्चिंग के ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है तो आप सिंपली ये आंसर कर सकते हैं कि वाइल्ड कार्ड स्पेशल सिंबल्स होते हैं और इसको यूज करके हम किसी भी कंटेक्स्ट से डेटा को सर्च करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप
आप एक 20 के 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और इंटरव्यूज के इस सीरीज में हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोस में भी बने रहेंगे। हम यहाँ 50 से 60 क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे अमेजिंग हैं जो इंटरव्यूज में पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको इंटरव्यूज के इस क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करनी है और इंटरव्यूज को क्रैक करना है तो डेफिनेटली आपको हमारे साथ होना चाहिए। तो अगले वीडियोस में हम इसी तरह के अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते आप ये शुभ काम करते जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो चलिए बेल आइकन को हिट करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए यहाँ से जाइए। इस सीरीज के अगले सेशन में कुछ और बेहतर और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।